Hello, good morning everybody. Today we will understand fifth chapter from history. बेटा हमने फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा उसके अंदर फिफ्थ चैप्टर आएगा, इसलिए फोर्थ चैप्टर विल बी अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम. ओके, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर. ये चैप्टर का नाम है द अपराइजिंग ऑफ हिस्ट्री, या दूसरा नाम इसमें बता सकते हैं वेहन पीपल राइज. तो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी आपने लास्ट क्लास में भी शायद की होगी, बट अभी हम एक्सप्लेन इसको कुछ बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी सारी जानकारी लेने के लिए हम इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था और इसका क्या रिजल्ट निकला. हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. हमने पढ़ा कि उन्होंने कई पॉलिसी इम्पोज की, कुछ एक रूलर्स के साथ फाइट किया और फाइट में भी उन्होंने अपनी मोनोपोली लगाई. अलग अलग षड्यंत्र, उनकी टैक्टफुल डिप्लोमेसी से वो सक्सेस हो गए, क्योंकि वो धोखा करके इंडिया के लोगों को आपस में ही उस फाइट में इन्वॉल्व करके खुद विक्ट्री हो गए. और उसके बाद में कुछ पॉलिसी उन्होंने लगाई, सब्सिडारी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो वो पॉलिसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी. उसके अकॉर्डिंग कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया. ऐसे करके धीरे धीरे उसने पूरे इंडिया को हायर कर लिया और उसके बाद में उन्होंने उनका एक्सप्लोटेशन करना शुरू कर दिया, जो हमने लास्ट जो वीडियो था या लास्ट चैप्टर था उसमें स्टडी की थी कि उन्होंने यहाँ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कई पॉलिसी इंपोज की थी. परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम आदि आदि. इसके अकॉर्डिंग उसने हमारे इंडिया के लोगों का एक्सप्लोटेशन करने का प्रयास किया. तो हमारे इंडियंस को एक बात जरूर समझ आ रही थी उस टाइम पे कि ये किसी प्रकार के हमारे सपोर्टर नहीं है, केवल और केवल इनको यहाँ से मनी कलेक्ट करना है और उसके बाद में ये यहाँ से हमें लूट करके जाएंगे. हमारे इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो लैंड रेवेन्यू पे करें. अगर कोई पे नहीं कर पाता था तो उसकी लैंड को वो कैप्चर कर लिया करते थे और उनको फोर्स किया जाता था कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें. इतने सारे उन्होंने सिस्टम सेट करने के बाद हमारे इंडियंस के जो ओपिनियन थी वो उसके अगेंस्ट थे. वो अब उनसे छुटकारा चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने राइवलिंग शुरू कर दी. तो अब हम यहाँ पे 1857 का राइवलिंग के बारे में, 1857 के रिवोल्ट के बारे में स्टडी करेंगे. उससे पहले भी हमारे इंडिया के लोगों ने कई ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट्स इससे भी पहले स्टार्ट कर दिया. बट 1857 का जो रिवोल्ट था वो काफ़ी इफेक्टिव था. इससे हमारे इंडिया के लोगों ने इंस्पायरेशन ली थी और उन्होंने इंडिया को फ्री करने के लिए यहीं से स्ट्रगल शुरू कर दिया था. तो आइए अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन से पॉइंट है जिससे इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ था. यस बेटा, आप लोगों को इसमें केयरफुली समझना है. आप इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो इजीली ये तैयार भी हो जाएगा. अगर आप इसका क्रैमिंग करेंगे तो इट इज नॉट इजी फॉर यू. ओके, सुनिए. हम पहले पढ़ेंगे बेटा रिवोल्ट. क्या था ये? रिवोल्ट ही पढ़ रहे हैं, बट रिवोल्ट क्या था उसको हम पहले स्टडी करते हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857. हमारी इंडिया की हिस्ट्री में
हम इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दे सकते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले इंडिपेंडेंट होने की फर्स्ट लड़ाई कब? 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? फर्स्ट वार ऑफ ए इंडिपेंडेंस। इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं। इट्स ओके। क्यों हुआ ये? उसके काजेस की स्टडी करेंगे। काजेज ऑफ रिवॉल्ट। कौन कौन से काजेस थे सुनिए। फर्स्ट, पॉलिटिकल। सेकंड, सोशल एंड रिलीजन। थर्ड, इकोनॉमिक। नेक्स्ट, इमीडिएटली काजेस। ये हम यहां पे स्टडी करेंगे बेटा। और एक पॉइंट और इसमें छूट गए, मिलिट्री काजेस। ओके, ये काजेज है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर दोबारा सुनिए। देर आर मैनी काजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट्स। फर्स्ट, पॉलिटिकल रीजन। सेकंड, सोशल एंड रिलीजन। रिलीजन कहें या रिलीजियस कह सकते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक काजेज। फोर्थ, मिलिट्री काजेस। और लास्ट, इमीडिएटली काजेस। अब हम बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं बेटा। ये सारे कारण थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो मिलिट्री काजेस में क्या होता है वो सुनिए। मिलिट्री काज सॉरी पॉलिटिकल काजेस में, पॉलिटिकल काजेस में क्या होता है, यहां पे एक पॉलिसी लगाई थी जो हमने पढ़ा था, सब्सिडारी अलायंस। सेकेंड पॉलिसी इन्होंने लगाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेस। ये दोनों अपनी स्टडी कर लें। अकॉर्डिंग दिस पॉलिसी, जो सब्सिडारी अलायंस थे उसमें क्या होता था, ये किसी रूलर का एरिया है और इसकी बाउंड्री की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ब्रिटिशर ले रहे थे। कब ले लेते थे? आफ्टर एक्सपेक्टिंग द सब्सिडारी अलायंस। जब कोई भी ये जो रूलर था अगर इस सब्सिडारी अलायंस के ऊपर साइन कर देता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस रूलर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सेफ्टी की की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास रहेगी? ब्रिटिशर के पास रहेगी। बट ये जो रूलर है ये अपने एरिया के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। जिस रूलर ने इसके ऊपर इस सब्सिडारी अलायंस पे साइन कर दिया, उसको अपने एरिया में एक रेजिडेंट
यानी कि एक ब्रिटिशर को रखना पड़ेगा। उसके बाद में इसको एक आर्मी रखनी पड़ेगी और वो आर्मी पेमेंट ये करेगा और यूज ब्रिटिशर करेंगे। इट्स ओके। इस प्रकार की पॉलिसी से हमारा कुछ एरिया उन्होंने हायर कर लिया। इसमें सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इसको साइन किया था, बाद में दूसरे लोगों ने भी इस पे साइन करने के बाद यानी कि इसको एक्सेप्ट करने के बाद अपना फ्रीडम का जो राइट्स था वो उन्होंने खो दिया था। एक अवध का एरिया है, ऐसे लिखेंगे या ये लिख सकते हैं अवध या अवध। तो इस एरिया के अंदर उन्होंने मिस रूलर का या मिस बिहेव का आरोप लगा करके उसको कैप्चर में कर लिया था। जो अवध एरिया था वो काफी स्ट्रॉन्ग और रिच, सोर्सफुल या रिसोर्सफुल स्टेट हुआ करता था, एरिया हुआ करता था। इसलिए अवध को कैप्चर करने के लिए उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी लगाई कि वहां का जो रूलर है वो सही नहीं है। उसने मिस रूलर का आरोप लगा करके ब्लेम करके अवध को कैप्चर कर लिया। दूसरी उनके पास थी बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी उन्होंने इंपोज कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे इंपोज की थी ये, और इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का काफी एरिया कैप्चर कर लिया। 17 नागपुर, झांसी, सबलपुर आदि आदि ये एरिया था, ये सारा उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैप्चर में कर लिया। इसमें क्या होता था, लाइक हम झांसी को लेते हैं। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थे। शी हैड नॉट सन फॉर ए सक्सेसर, उसका जो उत्तराधिकारी था उसके लिए उसके पास कोई भी बेटा नहीं था। और जिसके पास अपना कोई बेटा नहीं होता है उसकी गद्दी पे, उसके सक्सेसर पर, उसके उत्तराधिकारी पर किसी दूसरे को यूज नहीं करने के लिए एक पॉलिसी इंपोज की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि कोई भी राजा जिसके पास अपना बेटा नहीं होगा, दे कुड नॉट अडॉप्ट एनी सन एनी चाइल्ड, कोई भी आदमी गोद नहीं ले पाया। और जब नहीं ले सकता था तो उसके बाद में झांसी ने उसके अगेंस्ट फाइट की, बट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फाइट करते हुए मर गए थे और झांसी को उसने अपने कैप्चर में कर लिया। ऐसे करके जिस राजा के पास कोई अपने संतान नहीं थी, अपना कोई पुत्र नहीं था, उन सभी को हायर कर लिया किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसलिए जिन रूलर्स का एरिया उन्होंने छीन लिया था, जिस रूलर्स का फ्रीडम का राइट्स उन्होंने ले लिया था, तो क्या वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से राजी होंगे? नहीं, वो काफी उससे नाराज थे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया कौन सा, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से की कारण मैंने बताया बेटा, पॉलिटिकल कारण में सब्सिडारी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन सभी के तहत। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1857 के टाइम पे यहां पे लास्ट मुगल एम्पेरर हुआ है। लास्ट मुगल एम्पेरर था बेटा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जो सक्सेसर था वो था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड की जो गद्दी थी उसके ऊपर इस
इसकी जो गद्दी थी उसके ऊपर इसका अधिकार उन्होंने अलाउ नहीं किया। और उनसे जो टाइटल्स थे लग्जरी के लिए या एक रूलर के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो सारे इनसे छीन लिए थे। फोर्थ, जो पेशवा मराठा जो एरिया आपने पढ़ा था, लास्ट स्टडी की थी, जो छत्रपति शिवाजी का हुआ करता था। पानीपत की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी मराठा ने, सेकंड पानीपत की लड़ाई, उसके अंदर मराठा हार गए थे और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसको अपने कैप्चर में कर लिया था। छत्रपति शिवाजी के जो सक्सेसर थे उनको पेशवा कहा जाता है। तो जो लास्ट पेशवा था वो नाना साहिब था। नाना साहिब को पेंशन मिलती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंड देयर पेंशन, इनको पेंशन देना बंद कर दिया। ओके, ये जो पेंशन बैन कर दी तो उसके बाद में ये लोग काफी नाराज थे। उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ये था पॉलिटिकल कॉजेस। अब हम पढ़ेंगे सोशल एंड रिलीजियस रीजन। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स थी बेटा, उसमें से सती सिस्टम एक बहुत ही डेंजरियस इविल हमारे पास थी, सती। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जब कोई लेडी का हस्बैंड डेड हो जाता था तो उसको अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदा जलना पड़ता था, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो रिलीजन है, उसके अंदर डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसकी जो चिता होती थी उसके अंदर ही उसे लेडी को उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती। अब किसी भी आदमी को जब जिंदा उसको जलाएंगे तो उसको कितना ज्यादा दिक्कत होगी, ये एक बार आप सपोज करके देख लीजिए। और यही सिस्टम हमारे इंडिया में था और इस इंडिया के जो लोग थे वो उसको सपोर्ट करते थे, उस सिस्टम को लाइक करते थे, क्योंकि ये सिस्टम वो अपने रिलीजियस के साथ जोड़ करके चलते थे। अगर कोई भी लेडी जो सती नहीं होती है तो उसको हमारी सोसाइटी में अपशकुन समझते थे, उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं होता था। यहां तक कि सब स्टार्टिंग में जो ये पॉलिसी इंपोज की थी हमारी अर्ली मैंस के द्वारा, या ये कहें कि अनसिन टाइम में, उस टाइम पे फैमिली के लोगों को उसका बर्डन लगता था कि लेडी है, जिंदा रहेगी, इसका जो भरण पोषण है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उस बर्डन को ही दूर करने के लिए उसको जला दिया करते थे। बाद में उस लेडी को उस चिता में जिंदा जलने के लिए इंस्पायर किया जाता था, कुछ एग्री से और कुछ विदाउट एग्री से। उसके अंदर उनकी भी डेथ होती थी। ऐसे जो सती सिस्टम था उस इविल्स को हटाया गया। दूसरी जो इविल्स थी वो विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज इट मीन्स हमारी सोसाइटी के अंदर छोटी उम्र में ही लड़कियों की मैरिज कर दी जाती थी और इस प्रकार की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से आदमी की डेथ जल्दी ही हो भी जाया करते थे। बहुत सारी लड़कियां कुछ
टाइम के बाद ही विडो हो जाती थी और उस विडो लड़के को रीमैरिज करने के लिए अलाउ नहीं होता था। अब ये विडो रीमैरिज और सती सिस्टम, इन दोनों इसको इलीगल बनाया गया। ये बनाया गया 1829 में बनाया। उस टाइम में विलियम बेंटिंग हमारा गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ये एनटीसी के एग्जाम में आया हुआ था और अभी जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन टेस्ट में इसके बारे में पूछा जाता है। सारे चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि हमने ये इन सभी के बारे में, गवर्नर जनरल जो फर्स्ट हमारे पास वारन हेस्टिंग्स हुआ है, लॉर्ड डलहौजी हुआ है, तो उसी प्रकार से हमारे पास विलियम बेंटिक हुआ है। विलियम बेंटिक ने सती को इलीगल डिक्लेयर किया, इसको बैन लगाया 1829 में। और उस टाइम पे हमारे पास रिफॉर्मर हुए हैं। हमारे जो रिफॉर्मर थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वही है जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, जो आपने 7th क्लास में स्टडी की है। तो ये रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय था जिसने स्ट्रगल किया था और विलियम बेंटिक ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। किसको? सती को। कब? 1829। ऐसे ही दूसरी हमारे पास जो विडो रीमैरिज था वो नया लॉ इनेक्ट किया गया, न्यू लॉ बनाया गया। अकॉर्डिंग दिस लॉ एनीबॉडी कैन टेक ए मैरिज। कोई भी आदमी, कोई भी लड़की, कोई भी महिला दोबारा से रीमैरिज कर सकती है। दोबारा से रीमैरिज कर सकती है, इट मीन्स दोबारा से वो शादी कर सकती है। और ये लॉ इनेक्ट क्या था? ये किया था 1856 में। तो हमारे इंडियंस डिड नॉट लाइक ए दिस रिफॉर्म, क्योंकि उन्होंने ये सुधार नहीं लगता था। वो इंटरफेयर समझते थे कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में ये इंटरफेयर करते हैं और उस कल्चर को इंटरफेयर करने से हमारे इंडियंस इसी बात पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे और उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ये तो था बेटा सोशल। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस। ये रिलीजियस में देखिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वांटेड टू रिप्लेस ए इंडियन रिलीजन। हमारा जो इंडिया का धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको रिप्लेस करना चाहते थे और सभी लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। इसलिए हमारे इंडियन से नाराज थे। ये जो ब्रिटिशर थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई थी, उनका जो रिलीजन था वो था क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन रिलीजन को जो एक्सपेंड कर रहे थे, जो फैला रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज बोला गया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे इंडिया का जो रिलीजन है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की थी। हमारी धार्मिक क्रियाकलाप को, हमारे रिलीजियस सिस्टम का वो मजाक उड़ाया करते थे। हमारे इंडियंस को टैक्स पे करना होता था टेंपल और मॉस्क के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने प्रमोट की वेस्टर्न एजुकेशन।
वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट की और ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश बनाई। ये था बेटा हमारा रिलीजियस सोशल रीजन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन 1857 रिवॉल्ट। ओके, हमने यहाँ पॉलिटिकल रीजन, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ा बेटा। अब आगे हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉजेस के बारे में। इकोनॉमिक रीजन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे मेन उनका था वो था लैंड रेवेन्यू। हमारे इंडियन सबसे ज्यादा जो परेशान थे वो लैंड रेवेन्यू से परेशान थे, क्योंकि उनसे टैक्स इतना ज्यादा लिया जाता था, दे वर नॉट एबल टू पे देयर टैक्स। और जब टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाते थे। ऐसे करके हमारे इंडियन से काफी परेशान थे। सेकंड, न्यू कम्युनिटी आ गई भाई, नई क्लास आ गई, और नई क्लास कौन सी? जमींदार। पहले हमारे इंडियंस को लैंड का टैक्स देना होता था, वो डायरेक्टली जो पीजेंट थे वो डायरेक्टली राजा के पास भेज देते थे अपने अपने एरिया से। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो पीजेंट्स और कंपनी के बीच एक नया क्लास और आ गई, और वो क्लास आ गई जमींदार। ये जमींदार इन पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे और खुद लग्जरी लाइफ बिताते थे। कंपनी को उसका यहां से कलेक्शन करके कुछ पार्ट कंपनी के पास भेज देते थे। तो नई क्लास से जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उनका जमींदार जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे उससे वो नाराज। तीसरा पॉइंट हम इकोनॉमिक काजेस में बताएंगे बेटा, परचेजिंग द रॉ मेटेरियल ऑन ए लो रेट। जो हमारा परचेजिंग होता था, फॉर एग्जांपल पे हमारे पास कॉटन होता था, हमारा जो कॉटन है रॉ मटेरियल है, और उसको लो रेट पे वो परचेज करते थे। उनकी जो सामान, जो गुड्स होती थी, वो गुड्स हमें हाई रेट पे सेल करते थे। थर्ड पॉइंट, उनकी जो फिनिश्ड गुड होते थे, जो तैयार माल होता था, वो मशीन मेड होता था। Their finished goods were cheaper than Indian goods, क्योंकि हमारे इंडियंस का जो माल होता था वो हैंडमेड होता था, हाथ से बना होता था। हाथ से जब बनाते हैं किसी भी चीज को